हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। तो अभी राजेश जी के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं एएलएम का बैच। आज आपने शायद दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा, जिसके अंदर ये न्यूज़ दे रखी है कि एएलएम जो है उसकी एग्जाम डेट आ रखी है और एग्जाम जो है वो 14 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, दैनिक सवेरा में आज के ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब तक हरियाणा में कोई भी आपको एएलएम का एग्जाम नहीं करवा रहा। जो 1500 के लगभग पोस्ट है उसमें इसका कोई भी आपको तैयारी वगैरह कुछ नहीं करवा रहा। ना ऑफलाइन में आपको कोई बैच मिलेगा, ना ऑनलाइन में मिलेगा। तो ये मुहिम हम लोगों ने आप लोगों के साथ स्टार्ट करी है, जहां पे आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासें मिलेगी, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा और आपको एएलएम का कोर्स करवाया जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें लेके आया हूं, जैसे शेयर करेंगे हम आपके साथ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस। अब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सिलेबस में बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 40 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिकल के आएंगे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं 40। तो ये आपको फायदा मिलने वाला है यहाँ पे। बाकी जो आपका 50 नंबर का पोर्शन रहता है जिसमें हरियाणा जीके वगैरह आता है, तो सबसे बड़ा पोर्शन जो रहेगा वो आपके लिए इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का रहेगा। अब टेक्निकल में हम कौन कौन से टॉपिक जो है उन पे चर्चा करेंगे और हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए एएलएम के अलावा और कौन कौन से एग्जाम है उसमें बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले बता देता हूं कि अभी राजस्थान के अंदर भी जेवीवीएनएल की वैकेंसी आ रखी है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और एक आ रखी है जेडीवीवीएनएल, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसके अंदर भी मेरी 1512 पोस्टें हैं। ठीक है, सेम ही सिलेबस रहने वाला है, यहां पर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये आपके एएलएम के लिए भी रहेगा। इसके अलावा अगर यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल में भी जल्द यूपीपीसीएल में भी जल्द 4000 प्लस पोस्टें आने वाली है। बता रहे हैं कि 4102 पोस्टें, इतनी पोस्ट आने की संभावना भी बता रहे हैं। तो ये कोर्स आपके लिए हर चीज में बेनिफिशियल रहेगा। अब हम थ्योरी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना सेफ्टी वगैरह का टॉपिक है। देन उसके बाद हम औजार वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये आती है अपनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद तार केबल सोल्डरिंग वगैरह, ये जो चैप्टर है अपना। इसके बाद विद्युत सहायक सामग्री, विद्युत रासायनिक प्रभाव और रासायनिक सेल, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चुंबक विद्युत चुंबक, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चुंबक का एक बड़ा पोर्शन आता है जो पूरे आपके टॉपिक में आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर पे भी हम लोगों को चर्चा करनी है, डीसी मोटर भी पढ़ेंगे। डीसी मोटर के बाद विद्युत वायरिंग और अर्थिंग, एसी थ्योरी, पॉलीफेज सिस्टम, अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी थ्योरी वगैरह के बारे में। डीसी थ्योरी के बाद चर्चा करेंगे हम रेक्टिफायर, ऑसिलोस्कोप, एम्पलीफायर, दोलित्र, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये चीज मैं आपको इतना डीपली करवाऊंगा, जो आपने एएलएम का पहले पेपर दिया था, जिससे मेरे जो बच्चे पढ़ के गए हैं, जिन्होंने पंजाब बिजली बोर्ड वगैरह का पेपर दिया है, तो उन बच्चों का बाद में यही फीडबैक रहा कि सर आपने जितना भी करवाया सारा टॉपिक उन्हीं में से आया। जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग 80% से ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से आए थे। तो आप लोगों के लिए ये चीज सारी की सारी बेनिफिशियल रहने वाली है जो हम लोग करेंगे। चलिए, आज थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देता हूं कि किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे और क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो सुरक्षा का या जो औजार वगैरह का टॉपिक जो आता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको याद नहीं रहती लॉन्ग टर्म तक। तो आप एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले अगर उसको पढ़ते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, अभी हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। अभी मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ाऊंगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल, अब बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीजें आती है मेरी, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं तो जो जो चीजें आती है, तो सबसे पहले आता है हमारा पदार्थ और पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं।
पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसे पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। यही 3 अवस्थाएं हैं जो आपके आईटीआई में काम आएगी। वैसे तो पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस के अलावा जो जो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है उसकी प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है, इसके बारे में डीपली थोड़ा सा बताऊंगा, हो सकता है प्लाज्मा के बारे में आपसे पूछ ले। और एक अवस्था जो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपके आईटीआई से रिलेटेड चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग खराब हो, पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो इस बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम पदार्थ के बाद पढ़ेंगे हम तत्व, यौगिक और मिश्रण। उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे जो भी नाम होगा, वैसे तो आप आईटीआई के बच्चे हो तो आपका मीडियम हिंदी ही रहा है। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह से पढ़ाई करी है तो आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश रह सकता है, लेकिन अभी आपका जो मीडियम है वो हिंदी ही है। तो जो चीज इंग्लिश में बताने वाली होगी वो मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में, और तीसरी जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो होगी अणु। ठीक है, अणु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो चौथी अवस्था होगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो होगा परमाणु। परमाणु भी हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल में काम आएगा, क्योंकि परमाणु के अंदर 3-4 चीजें होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें जो होती है ये आपकी पूरी थ्योरी में आप लोगों के साथ चलने वाली है। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक गुडविल के साथ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ और उसकी अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे पदार्थ और उसकी अवस्था। अब पदार्थ और उसकी अवस्था, ठीक है, क्या चीज होता है पदार्थ। देखो पदार्थ वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ की अगर परिभाषा की बात करें, पदार्थ जिसका कोई निश्चित भार हो, जिसका कोई निश्चित भार हो और जो स्थान घेरता हो। ठीक है, स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। जो ये मार्कर होता है ये भी क्या होता है, एक पदार्थ होता है। आपके पास अगर फोन है तो फोन भी आपका क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि जहां भी आप उसको प्रकृति में रखोगे तो वो क्या करेगा, एक स्थान घेरेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में भैया, कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। तो पदार्थ जो होता है ये 5 अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। अब ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, आप लोगों ने आईटीआई के अगर बच्चे हो तो आप लोगों ने सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, एक अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है इसकी द्रव, और तीसरी जो अवस्था होती है इसकी गैस। ये 3 अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा अगर आप लोग पढ़े हो, अगर मान लो कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो +1 +2 के अंदर, तो आपने शायद चौथी अवस्था भी पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। और नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा का। वैसे आपने काफी नाम सुना होगा, कोरोना के टाइम पे भी नाम सुना होगा। और नेक्स्ट जो 5वीं अवस्था होती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये होती है 5वीं अवस्था। इसके बारे में आपसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि आईटीआई के लेवल की चीज नहीं है। हो सकता है कि प्लाज्मा के बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए, पर मेरा मानना है कि प्लाज्मा के बारे में भी आपसे बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। चलिए अभी इनके बारे में थोड़ा सा हम डीपली पढ़ते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। चलो तो अभी एक बना लेते हैं आप एक साइड कि भैया ये होती है ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, द्रव को बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, और तीसरी चीज आती है अपनी गैस। गैस क्या चीज होती है, गैस के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भैया गैस क्या होती है, ठोस।
ठोस में लिखेंगे जिसका कोई निश्चित भार हो, जिसका निश्चित भार हो, निश्चित आयतन हो, जिसका कोई निश्चित आयतन हो, और तीसरा क्या आता है, जिसका निश्चित आकार हो। ठीक है, जिसका निश्चित आकार हो, ये सारी की सारी चीजें जिसमें होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल लकड़ी आप लोग ले सकते हो, आपके पास कोई डस्टर वगैरह है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लैपटॉप का ले सकते हो, चेयर का ले सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मेरी क्या आती है, ठोस के अंदर आती है। अब ठोस भी अपना एक कंडीशन पे चेंज हो सकता है, कब, जब उस पे कोई बाहरी बल लगाया जाता है। जैसे मान लो मैं एक चेयर लेता हूं, चेयर मेरी क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, चेयर की एक जो टांग है उसको मैंने तोड़ दिया। अब उसकी आकृति भी बदल गई, उसका आकार भी बदल गया, उसका वेट भी बदल गया और उसका आयतन भी बदल गया। आयतन का मतलब कैसे समझ सकते हैं कि उसको अगर आप लोग चेयर को आपने मेरे रूम में रख दिया तो भी वो उतना ही स्थान घेरेगी। दूसरा, अगर उसको आपने किसी बस के अंदर रख दिया तो भी वो उतना ही स्थान घेरेगी। चाहे उसको आपने हवाई जहाज के अंदर रख दिया वो उतना ही स्थान घेरेगी। तो वो क्या कहलाएगी, मेरी उसका आयतन कहलाएगी कि जहां भी हम उसको रख देते हैं वो उसी का आकार, उसी उतनी ही जगह को क्या करती है, यूज करती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं द्रव के बारे में। द्रव क्या कहलाता है, इसका निश्चित भार तो होता है, इसका भार निश्चित है। ठीक है, भार क्या होता है, इसका निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयतन भी इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन भी क्या है, इसका निश्चित है, परंतु आकार निश्चित नहीं है, परंतु आकार निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब फिक्स नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक ग्लास है जिसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ठीक है, अब इसी पानी को मैंने क्या कर दिया, ये एक अलग बर्तन है उसके अंदर मैंने भर दिया, अब इसको मैंने इसके अंदर भर दिया। तो अब क्या करें, पानी उतना ही है मेरा, मान लो कि इसके अंदर मेरा 1 लीटर पानी है और इसी 1 लीटर पानी को मैंने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो इसका वेट क्या रहा, इसका वेट सेम ही रहा, 1 लीटर ही रहा। लेकिन पहले जिस पानी का आकार, ये गिलास का आकार ले लिया था इसने, और अब उसने इसी दूसरे पात्र का आकार ले लिया, यानी कि उसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस के बारे में। तो भैया गैस क्या होती है, गैस के बारे में अगर बात करें तो इसका भार तो निश्चित होता है, भार क्या होता है, निश्चित। इसका वेट क्या होगा मेरा, भार निश्चित है। आयतन और आकार, आयतन और आकार फिक्स नहीं है। अगर मान लो कि ये मेरे पास एक छोटा सिलेंडर है जिसके अंदर मैंने क्या भर दी, गैस भर दी। ये एक छोटा सिलेंडर है 5 लीटर का जिसके अंदर मैंने क्या भर दी, गैस भर दी। और अब ये दूसरा मेरे पास क्या है, एक बड़ा सिलेंडर है जो 10 लीटर का है और उसके अंदर मैंने क्या कर दी, गैस भर दी। ठीक है, मान लो जो गैस है मेरे पास 5 लीटर थी, 5 लीटर थी जो 10 लीटर वाले सिलेंडर में भरी हुई थी। अब मैंने उसको क्या करा, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके मैंने इसको क्या कर दिया, 5 लीटर वाले में डाल दिया। ठीक है, गैस का वेट तो उतना ही रहा 5 लीटर, लेकिन उसका आकार भी बदल जाता है और उसका आयतन भी बदल जाता है। आयतन को आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे ही यहां से मैंने सिलेंडर से गैस बाहर निकाल दी, कमरे में निकाल दी या कहीं भी निकाल दी, तो गैस जो होगी वो मेरे पूरे वातावरण में फैल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि उसका आयतन भी मेरा फिक्स नहीं रहा और उसका आकार भी मेरा फिक्स नहीं रहा। लेकिन वेट क्या था, जब वो 10 लीटर के सिलेंडर में थी तब भी 5 लीटर थी, और जब उसको कंप्रेस करके मैंने 5 लीटर के सिलेंडर में डाल दिया तब भी वो क्या रही है, 5 लीटर ही रही है। तो इसको आप लोग अच्छे से इसी प्रकार समझ सकते हो कि जो ठोस होता है उसका निश्चित आकार होता है, निश्चित भार होता है और निश्चित आयतन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी चीज देख सकते हो, जैसे चेयर देख लिया आपने, मार्कर देख लिया आपने, आपका फोन है, तो वो हर चीज क्या होती है, मेरी
ठोस होती है। दूसरी बात आती है द्रव की। द्रव के बारे में आपको पता है, कोई भी तेलीय पदार्थ, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी तेलीय पदार्थ ले सकते हो, या एग्जाम्पल आप ले सकते हो पानी का। ठीक है, पानी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सभी को पता है कि द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गैस की। तो गैस के बारे में अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो गैस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है। ये सारी की सारी क्या हो सकती है, गैसें हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या चीज होती है, कौन सी अवस्था होती है? मान लो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि ये एक आइस है, ठीक है, यानी कि बर्फ है। अब बर्फ को मैंने क्या किया, गर्म किया। जब मैंने बर्फ को गर्म किया तो बर्फ किस में बदल गई, तो बर्फ बदल गई दोस्त पानी में। ठीक है, तो अब मेरी बर्फ किस में बदल गई, पानी में। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मैंने क्या कर दिया, पानी को भी गर्म कर दिया। जब मैंने पानी को और गर्म किया तो पानी मेरा किस में बदल गया, वाष्प में। ठीक है, पानी किस में बदल गया मेरा, वाष्प में, या मान लो कि उसका क्या बन गया, बादल बन गया, पानी का बादल बन गया। नेक्स्ट उसके बाद की जो अवस्था आएगी वो आएगी मेरी प्लाज्मा, बादल बनने के बाद की अवस्था। ठीक है, प्लाज्मा को हम एक चीज और बोल सकते हैं, तो प्लाज्मा को आप लोग क्या बोल सकते हो, आयनीकृत गैसों का समूह है। आयनीकृत गैसों का समूह है। ठीक है, आयनीकृत गैसों के समूह को क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लाज्मा बोल सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपसे इसका एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो स्पार्किंग। आप लोगों ने स्पार्किंग तो देखी होगी, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या ले सकते हो, स्पार्क ले सकते हो। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल एक लाइट भी हो सकता है। अब लाइट कौन सी हो सकती है, कौन सी लाइट के बारे में आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो जो नियॉन लैंप आदि से मिलने वाला जो प्रकाश होता है, जैसे नियॉन लैंप, आदि से मिलने वाला प्रकाश, इन सब चीजों से मिलने वाला प्रकाश मेरा क्या कहलाता है, प्लाज्मा की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे जो पांचवी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, यानी BES। तो इसको क्या बोल सकते हैं, बोस आइंस्टाइन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, ये अवस्था होती है। अब ये अवस्था कौन सी होती है, मान लो कि ये मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है किसी चीज का। ठीक है, ये क्या है, चार्जेबल है। ठीक है, चार्ज से भरा हुआ है। अब इस टुकड़े को क्या कर रहा है, उसमें मान लो कि थोड़ी सी ऊर्जा है, छोटा सा टुकड़ा है लेकिन इसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है। अब क्या कर दिया, इस टुकड़े को मैंने किसी एक बड़े टुकड़े के अंदर रख दिया। मान लो कि ये छोटा सा टुकड़ा था, इसको मैंने किसी बड़े टुकड़े के अंदर रख दिया। तो अब क्या करेगा, ये इस पूरे टुकड़े को क्या कर देगा, एनर्जेटिक कर देगा, मतलब पूरे टुकड़े में क्या कर देगा, एनर्जी भर देगा। यानी कि वो छोटा सा टुकड़ा जो चार्ज है या जिसमें क्या है, ऊर्जा है, उसको हमने किसी बड़े टुकड़े के साथ रखा तो उसने क्या कर दिया, उस पूरे टुकड़े में क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। और अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बोजोन गैस। बोजोन गैस जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। नेक्स्ट बात करते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो तत्व क्या होता है, तत्व की अगर बात करें तो यहां से हम तत्व, यौगिक और मिश्रण का एक सेपरेट बना लेते हैं। ये आ गया अपना तत्व, दूसरा आ गया यौगिक और तीसरा आ गया अपना मिश्रण। तो तत्व क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना कोई पदार्थ जो होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा तत्व कहलाएगा। इसमें
केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, तत्व में क्या होता है, मेरे केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं, ठीक है, लोहा ले सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। दूसरी अब बात करते हैं यौगिक। अब यौगिक में क्या चीज होगी, तो भैया यौगिक में होगी जब दो या जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कंबाइन करके एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वारा कंबाइन कर सकते हैं, द्वारा जोड़कर नया पदार्थ बनाया जाता है, नया पदार्थ बनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। इन्हें सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही जोड़ा जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका H2O जल, यानी कि एक ऑक्सीजन है मेरे पास और दो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन है, ये H+ और ये भी H+। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन को देके अब जो नया पदार्थ बनाएंगे, ठीक है, जो नया पदार्थ बना है मेरा, ये क्या बना है, मेरा जल बना है। ठीक है, समझ आई आपको बात कि यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जोड़कर कोई नया पदार्थ बना लिया जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि जल जो है वो दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मिश्रण के बारे में। मिश्रण तो आप लोगों ने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि भैया मिश्रण क्या होता है मेरा, तो मिश्रण के बारे में अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 लेते हैं, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण वो चीज होती है जब दो या दो से अधिक तत्व मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, तत्वों को भौतिक रूप से जोड़ा जाता है, भौतिक रूप से जोड़ा जाता है। मतलब इनको क्या है, रासायनिक रूप से नहीं जोड़ा गया, इनको सिर्फ भौतिक रूप से जोड़ा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये कटोरा है जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये बाजरे के दाने डाल दिए कुछ। ठीक है, ये बाजरे के डाल लिए, अब इसके अंदर मैंने कुछ चावल भी डाल लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये बाजरा है, ये चावल के दाने हैं। ठीक है, और इनके बीच में ये मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इनको मिला तो दिया और ये क्या है, मेरा पानी है। अब इनको मैंने किसी बर्तन के अंदर कैसे मिलाया है, सिर्फ भौतिक रूप से। ठीक है, तो अब ये क्या है, सारे अलग अलग आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या कर देता हूं, इसको बॉईल कर देता हूं या इसको गर्म कर देता हूं। गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो मिक्स हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, खिचड़ी या दलिया। यानी कि ये अब क्या हो गया, अब हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे। पहले हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इनको अलग कर सकते थे, भौतिक रूप से जब हमने मिलाया तो इनको हम भौतिक रूप से ही जोड़ सकते हैं और भौतिक रूप से ही हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनको गर्म करा, अभिक्रिया करवाई, देन इसके बाद ये क्या बन गया, दलिया बन गया। अब हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या आती है मेरी मिश्रण में, यानी कि मिश्रण में हम क्या कर सकते हैं, तत्वों को केवल भौतिक रूप में ही मिलाया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, तो तत्व के बारे में पढ़ लिया हमने, यौगिक के बारे में पढ़ लिया और मिश्रण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है,
एग्जाम्पल इसका एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो ऑयल प्लस पानी। जब आप पानी के ऊपर तेल की बूंदे डालते हो तो वो अलग ही तैरती रहती है, लेकिन वो दोनों क्या है, जुड़ी हुई भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप पीतल। ठीक है, पीतल भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, या एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे मिलके बना होता है, तो नाइक्रोम बना है मेरा निकल से, निकल प्लस क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। जब इनको गर्म किया जाता है तो जिसका गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, वो जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, जिसका गलनांक कम होगा वो लेट पिघलेगा। तो यानी इनको हम लोगों ने क्या करा है, सिर्फ भौतिक रूप से जोड़ा है। चलिए अब बात करते हैं हम अणु और परमाणु के बारे में। ठीक है, जो हमारी थ्योरी यहीं से स्टार्ट होगी। अणु आप लोगों से बहुत पूछा जाएगा, परमाणु भी आप लोगों से बहुत पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अणु के बारे में। अणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोलिक्यूल। अणु या मोलिक्यूल। अब अणु क्या होता है, तो अणु क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है और इसको हम खुला भी रख सकते हैं। खुला कैसे, जैसे मान लो आपके पास कोई ईंट या कोई पत्थर वगैरह है। ठीक है, तो उसको आप तोड़ोगे। ठीक है, तो उसको आपने क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया। सिंपल रख सकते हैं आप इसको। जब आपने ईंट को तोड़ा तो दो भागों में, उसको और आपने छोटा कर दिया। लास्ट एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसको आप आगे नहीं तोड़ पाते ईंट को, जैसे रेता वगैरह या जो उसका बूरा वगैरह बन गया, उसको आगे आप नहीं तोड़ पाते। तो वो चीज क्या कहलाती है, मेरी अणु कहलाती है। लेकिन वातावरण में वो आपको दिखती है, सिंपल से शब्दों में। ठीक है, जो आपको दिखाई देती हो वातावरण में, लेकिन आप उसको और भागों में नहीं तोड़ सकते, तो वो चीज मेरी क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु, परमाणु जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, एटम में भी दो चीज होती है, जैसे एक तो नाभिकीय विखंडन और संलयन। ये चीज हम बाद में करेंगे, पहले हम एटम के बारे में थोड़ी सी चीज पढ़ लेते हैं। तो एटम के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, ठीक है, यह तीन चीजों से मिलके बना होता है। तीन चीजों से मिलके बना होता है। मिलकर बना होता है। तीन चीजें कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इससे रासायनिक क्रिया के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और रासायनिक क्रिया के द्वारा ही हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए, अब ये तीन चीजों से कौन किस किस से बना होता है, तो ये बना होता है इलेक्ट्रॉन से, नंबर दो आता है अपना प्रोटॉन से, और नंबर तीन आता है अपना न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसके बारे में आपको पूरी क्लास से मैं दूंगा, तो पूरी क्लास आप लोगों को पढ़ने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। एएलएम का कोर्स वैसे कोई नहीं करवा रहा, हम लोग आपके लिए सबसे पहले मुहिम लेके आए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 14 नवंबर से आपका एएलएम का जो पेपर है, इसके अलावा राजस्थान बिजली बोर्ड की वैकेंसी भी आ रखी है, उसका भी मेरे ख्याल से दिसंबर से पहले पहले पेपर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल रहने वाला है कोर्स। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ वगैरह के बारे में आपको बता देता हूं कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी केटीडीटी एप्लीकेशन, जो नॉलेज टीवी देसी ताऊ की एप्लीकेशन है, केटीडीटी, जिसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो जो भी नए बच्चे हैं वो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, और यहाँ पर आपको जो पीडीएफ वगैरह मिलेगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये है KTDT, नॉलेज टीवी देसी ताऊ। ठीक है, और ऑनलाइन एजुकेशन आप जैसे ही आप प्ले स्टोर पे लिखोगे,
आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन प्ले स्टोर पे लिखोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी अपना चैनल है KTDT के नाम से, यानी कि नॉलेज टीवी देसी ताऊ। तो इस पे आप लोगों को पूरी की पूरी क्लासें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको PDF और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो अभी जाओ और अपनी KTDT ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे कोर्स मिल रहा है। कोई भी हरियाणा में ऐसा टीचर नहीं है जो आपको इलेक्ट्रिकल का कोर्स करवा रहा होगा। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।